हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो बेसिकली अपन क्लास करने वाले हैं वो पब्लिक एड की नेक्स्ट क्लास होगी। अभी आपको क्लास रेगुलर मिल जाएगी और ये पहली यूनिट थोड़ी बड़ी है। इसके बाद में पर डे एक यूनिट हो जाएगी पूरी। इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा आपका कोई खास बड़ा सिलेबस नहीं है। फिर जैसे ही एक बार आपको मैं सिलेबस पूरा करवा दूँ, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी शुरू करेंगे अपन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आ रही, सर आंसर राइटिंग का प्रोग्राम शुरू कीजिए। जल्दी शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसकी मैं पहले बता देता हूँ आपको। पहला टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे, ये ऐसे रैंडम आ गए मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन कि पबेड जो है लोक प्रशासन है, इसका उद्भव यूएसए से ही क्यों हुआ, अमेरिका से ही क्यों हुआ। इसका मतलब ये कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसका इवोल्यूशन है, इसका ओरिजिन है, ये अमेरिका से ही क्यों हुआ। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जा सकता है। जैसे रैंडम क्वेश्चन उठा लिया और इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि आप बताओ कि पब्लिक एड का डेवलपमेंट, जैसे अपने एक वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति यूरोप से क्यों शुरू हुई, तो इसका रीजन फिर आपको जानना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसकी बात अभी कर नहीं रहे। ठीक ऐसा ही अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ पब्लिक एड का जो उद्भव है वो अमेरिका से क्यों हुआ, तो आपके पास में दो तीन तर्क तो कम से कम होने ही चाहिए। देखो, सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट स्टूडेंट है वो क्या करता है, अभ्यर्थी, कि वो 50 फैक्ट इकट्ठे करने के चक्कर में दो भी याद नहीं रख पाता है। जबकि आरएस मेंस की परीक्षा 1000 फैक्ट इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर एक टॉपिक पे 5-4 फैक्ट पता है और पूरे सिलेबस के पता है। क्योंकि जिस टॉपिक का अपन को जानते हैं उसकी तो बहुत गहरी खुदाई कर लेते हैं, 50 पॉइंट इकट्ठे कर लेंगे, और जिनके बारे में नहीं जानते उनके बारे में जानने का प्रयास भी नहीं करते, जबकि होना चाहिए बैलेंस। अब ये क्वेश्चन है कि पब्लिक एड का उद्भव अमेरिका से क्यों हुआ, तो अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेंड करो कि सोचे कि कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ आर्थिक कारण हो सकते हैं, कुछ कूटनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ लोकल रीजन हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल रीजन हो सकते हैं, कुछ एथिकल रीजन हो सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं। तो जितने सारे सब्जेक्ट आपके आरएस मेंस में लगते हैं ना, इतिहास लगता है, ऐतिहासिक कारण हो गए, भूगोल लगता है, भौगोलिक कारण हो गए। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं अभी आपको मैं, अभी से ये चीजें आपके बहुत काम में आने वाली है आगे। पहले पेपर में आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी है। दूसरे में इथिक्स है, ज्योग्राफी है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। थर्ड में पॉलिटिकल है, पब्लिक एड है, लॉ है, स्पोर्ट्स योगा है और बिहेवियर है। अगर आपने ये ट्रिक अपनाई और आपने कहा कि 3 3 6 3 9, ये 9 पॉइंट हैं आपके, जो आपको कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करवा सकते हैं। हालांकि अभी मैं फ्रेमिंग वाली चीज़ों पे जा नहीं रहा हूँ, अभी आपको एक बार लिमिटेड चीज़ें पढ़ाऊँ, तैयार कराऊँ, कुछ आपके पास में कंटेंट आए, उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, ऐतिहासिक कारण हो गए। दूसरा इसमें इकोनॉमिक्स है, आर्थिक कारक हो गए। तीसरा इसमें सोशलॉजी है, तो सामाजिक कारण हो गए। ज्योग्राफी है, भौगोलिक कारण हो गए। साइंस है, वैज्ञानिक कारण हो गए। इथिक्स है, एथिकल कारण हो गए। राजनीति, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक कारण हो गए। लोक प्रशासन है तो प्रशासनिक कारण हो गए। विधि या लॉ आपके सिलेबस में लगा है तो फिर विधिक कारण हो गए, या कुछ लीगल रीजन हो गए, या फिर लीगल बेस हो गया। बिहेवियर है, कुछ व्यवहारिक कारण हो गए। तो ये 9 सब्जेक्ट हैं आपके, जो आपके क्वेश्चन को तैयार कर देते हैं। बहरहाल अभी अपना मुद्दा ये है कि पब्लिक एड का जो डेवलपमेंट है वो अमेरिका से क्यों हुआ। यहाँ पे आपको 3 या 4 पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से क्लियर करने हैं, वो रखने। पहला है, वहां पे पहले लूट प्रणाली चला करती थी कि जैसे नौकरशाहों के लिए जो ब्यूरोक्रेसी थी,
ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई पैरामीटर नहीं थे। आज आप एसडीएम बनेंगे, डीवाईएसपी बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो अपने लिए एक सेट पैरामीटर है, उस पैरामीटर को अपन फॉलो करते हैं। जो आपके लिए जो क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं उनको आप क्लियर करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप बनते हैं। लूट प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं शासक हूँ, राजा हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, तो मुझे जिसकी इच्छा पड़ेगी उनको मैं प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दूंगा। लूट प्रणाली का अमेरिका में अंत हुआ तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला कारण होगा लूट प्रणाली का अंत। लूट प्रणाली, एक बात तो हो गई ये, ठीक। दूसरी बात हुई राज्य दो प्रकार के होते हैं, होते बहुत प्रकार के होंगे समझने के लिए। 1950 से पहले जो भारत जो राज्य है, इंडिया जो स्टेट है, वो पुलिस राज्य हुआ करता था। पुलिस राज्य का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दिया जाए, कानून व्यवस्था पे, लोगों के लिए खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, पेंशन, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाए। और जिन राज्यों में इन चीजों पे ध्यान दिया जाए उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अमेरिका में पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है, उसकी अवधारणा का विकास हुआ। तो जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ अमेरिका में, तब ये जरूर माइंड में आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑब्वियस सी बात है, उसका डेवलपमेंट को कहीं न कहीं बूस्ट मिल जाएगा, कहीं न कहीं उसको एक हाइक मिलेगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तीसरा सबसे बड़ा कारण, आर्थिक कारण होता है तीव्र औद्योगिकीकरण। तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन। और चौथा कारण आपको याद रखना है, ये जबरदस्ती का सा कारण है कि अमेरिकी संगठनों में प्रशासनिक जटिलता। ये क्वेश्चन हो गया प्रशासनिक कारण, ये क्वेश्चन हो गया सामाजिक कारण, ये क्वेश्चन हो गया, ये वर्ड हो गया आर्थिक कारण, और ये जो कारण हो गया ये वापस प्रशासनिक हो गया। कुल मिला के एक इकोनॉमिक कारण है, एक प्रशासनिक कारण है, एक सामाजिक कारण है, अगला वापस प्रशासनिक कारण है, एक आर्थिक कारण है। ये चार रीजन आप मान के चलिए कि चार रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं जो अमेरिका में लोक प्रशासन के डेवलपमेंट को बूस्ट किया। तो अब आपको इंटरव्यू बोर्ड अगर ये पूछे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट अमेरिका में, इवोल्यूशन अमेरिका में क्यों हुआ, तो आप शायद ठीक से बता पाएंगे कि सर ये रीजन रहे हुए हैं। एक क्वेश्चन तो अपन को ये डिस्कस करना आज की क्लास में जो हो गया। अब अगला मुद्दा जो डिस्कशन करना मैं आपको बता दूं, एक करना है, एक क्वेश्चन है ये टॉपिक ही, पर मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख रहा हूं। दूसरा दूसरा आप मानिए एक विचारक हुए हैं जो आप में से पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने निकोलस हेनरी का नाम जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। निकोलस हेनरी एक विचारक हुए हैं, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोक प्रशासन जिसको अपन पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसका विकास वो नहीं है जो आप पढ़ के आए हैं। मैं बताता हूँ 6 चरणों में इसका विकास हुआ है।
तो एग्जामिनर चूंकि पब्लिक एड के प्रोफेसर होंगे पेपर बनाने वाले, उन्होंने निकोलस हेनरी को जरूर पढ़ा है, तो वो चाहते हैं कि निकोलस हेनरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और क्या पता ऐसा क्वेश्चन 50 शब्दों में पूछ लिया जाए। तो ये विकास में ये आपको याद रखना है कि निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन का लोक प्रशासन के विकास के चरण बताइए। फिफ्टी वर्ड, 50 शब्द। तीसरा क्वेश्चन यहां और हो सकता है, भारत में लोक प्रशासन का विकास पचास शब्द। चौथा क्वेश्चन हो सकता है जो अपन को डिस्कस करना ही है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए, नव लोक प्रशासन क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, विकास के कारण, इसका विकास कैसे हुआ या उद्भव के कारण। तीसरा, इसकी विशेषताएं। और अंतिम यहां पे आपको याद रखना है इसकी कमियां। ठीक, ये 4 क्वेश्चन तो हैं 50-50 शब्दों के जो अपन को तैयार करने आज की क्लास में। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन अपन छोटे डिस्कस करेंगे। छोटे कहां से आएंगे? छोटे आएंगे जब अपन नवलोक प्रशासन पढ़ेंगे, एनपीए जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। एनपीए, डायरेक्ट एनपीए की बजाय एनपीए कुछ चरणों में आया। चरणों में तो बोलने का मतलब मेरा कि चरणों में, इसका मतलब ये है कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। कैसे समझाएं? कैसे समझा सकते हैं? पहले मान लो पुराना लोक प्रशासन था, समझिए आप इसको, पुराना लोक प्रशासन चल रहा था। ये पुराना और नया कहना, आप में से जो पब्लिक एड के स्टूडेंट है उनको थोड़ा हंसी आ सकती है कि ऐसे थोड़ी बांट सकते हैं, याद करवाने के लिए बांट सकते हैं। पुराने लोक प्रशासन में आपको पता है कि नए खिलाड़ी आए और उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए और पब्लिक एड को साइंस बना दिया। यहाँ पे मूल्यों का कोई वैल्यू नहीं रहा, मूल्यों का कोई मूल्य नहीं रहा, कोई प्रासंगिकता नहीं रही, कुछ खास सोशल लाइफ नहीं रही। एक मनुष्य को ये समझा गया कि वो केवल मशीन की तरह काम कर सकता है। संगठन में उत्पादन अगर बढ़ाना तो आपको ज्यादा फोकस सिद्धांतों पे करना। ये पुराना लोक प्रशासन था। एक बात और, पुराने लोक प्रशासन में कुछ खास लोगों की क्षमता पर बल नहीं दिया गया, कुछ खास व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा गया। तो जैसे ही 1950 में देश आजाद हुए, भारत आजाद अकेला नहीं हुआ, 47 में विश्व के बहुत सारे देश उस समय स्वतंत्र हुए। उन देशों में नई समस्याएं थी, तो नई समस्याओं का समाधान के लिए नया प्रशासन चाहिए, और नया प्रशासन मतलब नया लोक प्रशासन चाहिए। तो 50 और 60 के दशक में कई ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें खास तो अपन अमेरिकी समाज को ही लेते हैं, वहां पे गरीबी, भूखमरी, पर्यावरणीय समस्याएं, ये समस्याएं बढ़ी। और चूंकि नए प्रकार की समस्याएं थी, तो इन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए एक नए लोक प्रशासन की जरूरत थी। इसलिए एक नवीन लोक प्रशासन पैदा हुआ। अब
पैदा होने का मतलब कुछ नए सिद्धांत दिए गए इसमें। ये चरणों में आया। चरणों में आने का मतलब ये कि इसकी कुछ पृष्ठभूमि तैयार हुई। सबसे पहले अपन देखेंगे कि हनी रिपोर्ट आई। हनी रिपोर्ट ये आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या है, पर हनी रिपोर्ट 15 शब्दों में पूछ सकता है। क्योंकि अपन अगर पढ़ेंगे कि नवीन लोक प्रशासन के उदय के कारण बताओ, तो वहां पे एक हनी रिपोर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन ये अपन को देखना 15 शब्दों में। फिर एक देखना अपन मीनोब्रुक सम्मेलन, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है इस बार, मीनोब्रुक सम्मेलन। और अंतिम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे एनपीए, नवीन लोक प्रशासन। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन पे 15 शब्द तैयार करेंगे। मीनोब्रुक असल में 3 सम्मेलन हुए हैं, तीनों पर 15-15 शब्द, और या फिर एक मीनोब्रुक पे याद करेंगे तो भी चल जाएगा। और मीनोब्रुक पर एटलीस्ट यू शुड हैव मिनिमम 15 वर्ड टू राइट। ठीक, ये छोटे प्रश्न 1, 2 और 3 और एनपीए हो गया। अभी वाली क्लास में अपनी ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तनाव बिल्कुल नहीं लेना, एक एक चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है कि अच्छा ये हुआ ये हुआ। अब पीछे आते हैं। निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन के विकास के चरण बताओ। यह क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में बताओ। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, या टॉपिक आप लगा सकते हैं चाहे क्वेश्चन लगा सकते हैं, बात एक ही है। अब अपन लिखेंगे निकोलस हेनरी। निकोलस हेनरी ने कहा कि देखिए, पब्लिक एड जो है, लोक प्रशासन है, इसका जो विकास हुआ है, इसके 6 चरण है। इसमें खास बात नहीं है। अपन ने कल लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में विकास देखा, तो अपन ने भी 6 चरण देखे थे कि 5 है, और 5वां 90 तक, और फिर छठा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर निकोलस हेनरी को क्यों पढ़ा जा रहा है? निकोलस हेनरी को इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि निकोलस हेनरी ने चरण तो 6 बताए। बस थोड़ा सा याद रखना कि निकोलस हेनरी में खुद में 7 शब्द है, पर इन्होंने चरण 6 बताए हैं। 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 हो गए, पर इन्होंने चरण 6 बताए। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये कि इन्होंने जो नाम बताए निकोलस हेनरी ने, वो नाम थोड़े से चेंज करके बता दिए। कि जैसे पहला आपने पढ़ा राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, नाम ये का यही निकोलस हेनरी ने दिया। अपन ने पढ़ा 1887 से लेके 26 तक, इन्होंने 1900 से 1926 कर दिया। तो कितने चरण पढ़ने? 6। पहला चरण लिख रहा हूं मैं, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। ठीक, कोई बात नहीं, ये तो सेम ही रह गया। जो काल है इसका, वो 1900 से लेके 1926 तक है। इसको थोड़ा रट लीजिए आप। दूसरा जो चरण बताया निकोलस हेनरी ने, वो बताया प्रशासन के सिद्धांत। और अपन ने क्या पढ़ा था? सिद्धांतों का स्वर्ण काल, प्रशासन के सिद्धांत। इसका जो समय बताया इन्होंने, ये बताया 1927 से लेके 1937 तक, ये सेम है। अपन ने जो तीसरा काल पढ़ा था, वो चुनौतियों का काल पढ़ा था। इन्होंने चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं का काल बताया। चुनौतियों व प्रतिक्रियाओं का काल। प्रतिक्रियाओं का चरण। ये इन्होंने किया 1938 से 50 तक, और अपने 48 तक देखा था।
तीन अगर याद हो गए तो तीन याद तो बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके। चौथा जो काल है वो याद हो जाएगा आपके, और पांच चौथे के अंडर में दो आ जाएंगे, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान की तरह। इसका समय इन्होंने बताया 50 से 70, और इन्होंने तो नहीं बांटे पर अपन बांट लेते हैं। पांचवा चरण और छठा चरण वो इसी से याद हो जाएंगे। देखो तीन याद हो गए, तीन वो तो सेम ही है, मैं इधर लिख दूं तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन अपन ने पढ़ लिया था पहले ही, मैं इधर लिखूं तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन अपन ने देखा 1887 से 1926 तक देख लिया था, और ये 1900 से 1926 है, कोई खास बात नहीं, नाम सेम है। दूसरा अपन ने पढ़ा सिद्धांतों का स्वर्णकाल, सिद्धांतों का स्वर्णकाल, और इन्होंने प्रशासन के सिद्धांत बोल दिया, समय सेम है 27 से 37, तो 1927 से 37। तीसरा चुनौतियों प्रतिक्रियाओं का काल, अपन ने पढ़ा चुनौतियों का काल, और उन्होंने 38-50 कर दिया, और अपन ने 1938 से 48 कर दिया। चौथा अपने वाला काल था पहचान का संकट, पहचान संकट, और इनका नाम है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की तरह। इसका मतलब लोक प्रशासन को संकट आ गया, वो राजनीति विज्ञान की तरह बन गया चौथे चरण में। अपना काल था 1950 से लेके 48 से लेके 70 तक, इनका काल है 50 से 70 तक। अपना पांचवा चरण था अंतर विषयक दृष्टिकोण, इनका जो पांचवा चरण है वो लोक प्रशासन प्रबंध की तरह, प्रबंधन की तरह। और इसका जो काल है वो 1950 से 56, और सेम ऐसा ही लोक प्रशासन की तरह। उन्नीस सौ छप्पन से 70 तक। देखिए परीक्षा के लिए आपको याद तो करना पड़ेगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निकोलस हेनरी ने कितने चरण बताए, तो आपको देखो एग्जैक्टली रटे होने चाहिए। और रटे होने का मतलब ये है कि देखिए पब्लिक एड में अब वो समय थोड़ी है कि आप पहले आपने ग्रेजुएशन करते हैं तब पब्लिक एड सब्जेक्ट रखते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, तब जाके फिर पब्लिक एड में आप एक पूर्णता लेते हैं। अब यहाँ तो आपको निकोलस हेनरी नाम आया तो आपको 6 बातें याद रखनी है, परीक्षा में लिख के आ जाएंगे, जिसके रट्टी होंगी वो लिख के आ जाएंगे, उसके नंबर आ जाएंगे। और जो सोचेगा कि नहीं मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के फिर लिखूंगा, तो वो कभी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि जगह जितने में मैंने लिखा है इतनी कॉपी में मिलेगी भी नहीं, 8 लाइन मिलेंगी। 8 लाइन में लिखना भी है, थोड़ा बहुत एलोबरेट भी आपको करना है। जो टू द पॉइंट लिखेगा उसके नंबर आएंगे। आरएस मेंस की खूबसूरती यही है। ठीक, तो आपको ये पूछा जाए कि निकोलस हेनरी, तो आप कहना सर 3 और 3 6 चरण है, मैं याद करवा दूं आपको। निकोलस हेनरी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, निकोलस हेनरी ऐसा नाम आते हैं, आप कहेंगे सर 3 चरण एक साथ याद करेंगे और 3 चरण एक साथ याद करेंगे। ठीक है, 3 चरण सर वही है जो पब्लिक एड में कल याद करे थे। कौन कौन सा? पहला राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, एक बात तो ये। दूसरा प्रशासन के सिद्धांत,
तो राजनीति प्रशासन आ गया, फिर प्रशासन के सिद्धांत आ गए। अब सिद्धांतों को क्या मिलेगी, चुनौती मिलेगी। तो तीसरा, चुनौतियों व प्रतिक्रियाओं का काल, चुनौतियों व प्रतिक्रियाओं का काल। ये तो 3 चरण आपके याद हो गए। समय अगर याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए, तो ये 1900 से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि असल में द्विविभाजन 87 से शुरू ही नहीं हुआ, 1900 से शुरू हुआ। 1900 से लेकर 1927 तक प्रशासन के सिद्धांत, इन्होंने कहा कि 27 से 37। चुनौतियों प्रतिक्रियाओं का काल, उन्होंने कहा कि 38 से 50। अगर ये 3 बातें आपके याद हो गई, क्रांति, प्रशासन, द्विविभाजन, प्रशासन के सिद्धांत और चुनौतियों प्रतिक्रियाओं काल, तो फिर 3 बात बहुत आसान है। कैसे? इसने कहा कि राजनीति विज्ञान की तरह पब्लिक एड बन गया, तो लोक प्रशासन चौथा चरण, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की तरह, ठीक है। दूसरा पांचवा चरण, लोक प्रशासन प्रबंध की तरह, प्रबंध की तरह। और छठा, लोक प्रशासन लोक प्रशासन की तरह। समय, इन्होंने कहा कि साहब ये जो काल है 50 से लेकर 70 तक चलेगा। फिर इसी के 2 डिवीजन हो गए, 50 से 56 और फिर 56 से 70। मेरे हिसाब से अगर परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, जिसका नाम क्या है, देखिए ये अपने लिखा है, निकोलस हेनरी के अनुसार पब्लिक एड के विकास के चरण। एक शॉर्ट में नोट्स रखिए, 4-5 लाइन के, याद कर लीजिए अच्छे से। अब भारत में पब्लिक एड का विकास, इंडिया में लोक प्रशासन का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो, उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं कि पब्लिक एड तो बन तो रहा था, सब्जेक्ट तो चल रहा था, पर भारत में इसके लिए क्या क्या प्रयास हुए पब्लिक एड को पब्लिक एड बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई डेवलपमेंट के कार्य शुरू होते हैं तो वो स्कूल या कॉलेज के लेवल पर शुरू होगा विकास, ये तो आपको ध्यान रखना है। और स्कूल छोड़ के कॉलेज, और कॉलेज से बड़ा यूनिवर्सिटी, तो डेवलपमेंट होगा यूनिवर्सिटी स्तर पर। ठीक, क्या क्या हो सकता है यूनिवर्सिटी में? या तो इसमें कोई यूनिवर्सिटी में इसको सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिल जाए, जो कि तो बहुत सबसे अंत का काम होता है सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिलना। तो या तो इसमें डिप्लोमा शुरू हो जाए, डिप्लोमा कार्यक्रम, ताकि बच्चे आए पब्लिक एड के बारे में जाने। या कोई डिग्री कार्यक्रम, डिग्री शुरू हो जाए, डिग्री का कार्यक्रम शुरू हो जाए कोई। या पब्लिक एड का कोई डिपार्टमेंट, विभाग बन जाए। या पब्लिक एड को आईएएस में कोई सब्जेक्ट के रूप में दे दें, तो यूपीएससी में ऑप्शनल बना दें इसको, ताकि बच्चे इसका पढ़ाई करने लग जाए। ये तो विकास होता है। और तो क्या विकास होता है कि पब्लिक एड का या तो कोई डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू हो जाए, या पब्लिक एड के लिए कोई डिपार्टमेंट बन जाए, या पब्लिक एड को सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिल जाए, या पब्लिक एड के लिए कोई डिपार्टमेंट बन जाए, या फिर यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट बन जाए। यही तो पब्लिक एड का विकास होता है, इसी को अपन को पढ़ना है। अब परीक्षा में मेंस में संभावना इस बार ये है कि लोक प्रशासन का भारत में विकास के बारे में आपसे 50 शब्दों में पूछे तो टू द पॉइंट बात लिख के आएंगे, बिना कोई कुछ इसमें इधर उधर किए बिना। एक बात मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा हल्का सा, अगर आपके पास यहाँ पे जगह होती है कि निकोलस हेनरी के जो विकास के चरण हैं, अगर आपको जगह मिली, एक चीज और मैं आपको मेंशन करवा देता हूं अभी, ऐसा लिखना कि इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे अगर बड़ा प्रश्न आ गया तो ऐसे लिखना इसकी भूमिका कि निकोलस हेनरी ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक
कुछ फैक्ट हैं जो ऐड कर लो अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में लिख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ ही रहे हैं पर पब्लिक अफेयर्स में लोक प्रशासन के विकास के कितने चरण बताए? 6, और फिर 6 की शुरुआत आप लोग कर देंगे, याद रहता है तो ठीक है। अदरवाइज कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि निकोलस हेनरी ने विकास के चरण बताया, तो आपका आंसर विकास पब्लिक एड के लिए निकोलस हेनरी ने अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में इसके 6 चरण बताए, ये आपको याद रखना, फिर 6 चरण के नाम लिख देना। अब अगली बात करते हैं अपन लोक प्रशासन के डेवलपमेंट के लिए चरण देखते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो सकता है। यूनिवर्सिटी में कोई डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू हो जाए, कोई डिग्री कार्यक्रम शुरू हो जाए, कोई विभाग बन जाए, या फिर आईएएस में ऑप्शनल लगा दें, वही तो विकास मानते हैं अपन। ये आपको सीधा सीधा लिखना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे परीक्षा में कि पब्लिक एड का भारत में विकास बताओ, तो आपको ये पक्की बात है कि ये 50 शब्दों में ही देगा, और वहां पे लाइन आपको मिलेंगी 8। शुरुआत कोई भूमिका नहीं बनानी, नंबर 1 यहाँ ऐसे, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं तो ये कहता हूं कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट लिख के आओ कि एग्जामिनर आपको आधा आधा देते हैं, वो ऐसे आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर, ऐसे 5 नंबर देते हैं आपके। सबसे पहले चलते हैं 1937 में। मद्रास, उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी थी, और उसमें लोक प्रशासन के में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया। एक प्रोफेसर साहब थे जिनका नाम था बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद साहब के प्रयासों से मद्रास यूनिवर्सिटी में 1937 में सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू हुआ। इससे देखो गति मिलेगी, अब बच्चे पढ़ाई शुरू करेंगे, डिप्लोमा करेंगे तो बच्चे पब्लिक एड के बारे में जानेंगे, पब्लिक एड की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहले पॉइंट में 1937 मेंशन करके लिखना है। सबसे पहले पॉइंट में अगर लिखना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 10 पॉइंट, 8 9 पॉइंट 10 पॉइंट होने चाहिए। बात है 1937 की। और मद्रास में, मद्रास का मतलब मद्रास यूनिवर्सिटी में लिख रहा हूं शॉर्ट में, यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कार्यक्रम, डिप्लोमा शुरू हुआ। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, तीनों बच्चे साथ में मद्रास जाएंगे, 3 साथ में, और वहां पे डिप्लोमा कर देंगे। कुछ बच्चे मद्रास नहीं पहुंचे तो उत्तर भारत वाले वो इलाहाबाद में रुक जाएंगे। इसको कुछ फिर मिला के याद करते हैं। देखिए ये तो सही नहीं बना, पर ऐसे ही बना दिया। आपको पता है कि साहब पब्लिक एड पढ़ना है, और अपन ऐसा मानते हैं कि जो दक्षिणी भारत है वहाँ की इंग्लिश अंग्रेजी बहुत अच्छी है, और पढ़ाई भी अच्छी होती है दक्षिणी भारत में, ऐसा मानते हैं, तभी वहाँ पे साक्षरता दर बहुत अच्छी है। अब बच्चों को पब्लिक एड में डिप्लोमा करना तो सीधा मद्रास भागेंगे। मद्रास कितने भागेंगे? 3 साथ में भागेंगे। 3 साथ का मतलब 1937 में 3 साथ। अब यहाँ वाले बच्चे, यहाँ वाले बच्चे तो मद्रास पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इनके लिए व्यवस्था हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको पता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू कर दिया। कब? इसके 1 साल बाद की अगले सेशन में वेट करना, 1938 में शुरू कर दिया। यहाँ बहुत सारे बच्चे पहुंच गए, तो फिर कहा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले सेशन में हम आपके लिए डिप्लोमा शुरू कर देंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। दूसरा क्या हो गया 1938 में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में
डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू हो गया। ठीक, ये बात हुई 38 में। अब और बच्चों का रुझान बढ़ा, तो फिर इसके 7 साल बाद में बगल वाली यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेम कार्यक्रम शुरू कर दिया। बगल वाली यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में कब शुरू कर दिया गया? 1945 में। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? 1935 में। और यूनिवर्सिटी कौन सी हो गई? लखनऊ। इसमें डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी हो गई। अब नागपुर वाले नागा लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रशासन का विभाग बना देते हैं। और भारत में लोक प्रशासन के जो पिता है वो माधव प्रसाद शर्मा को कहा जाता है, एमपी शर्मा को। एमपी शर्मा के प्रयासों से नागपुर विश्वविद्यालय में 1949 में लोक प्रशासन का विभाग बना दिया गया। तो अब यहां तक हो गया था। अब ये वाले नागपुर वाले नागा, और नागपुर में नो आ रहा है और इधर भी नो आ रहा है। नो 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी में, नागपुर में यूनिवर्सिटी में विभाग बना दिया गया, डिपार्टमेंट बना दिया गया। और इसके एचओडी कौन हुए? एमपी शर्मा, माधव प्रसाद शर्मा को इसका क्या बना दिया गया? एचओडी। 4 बातें हो गई। आपके दिमाग में आएगा चारों तरफ हो रहा, दिल्ली में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब होगा दिल्ली में। दिल्ली में 54 में जब भारत में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, पहली बार, उस समय दिल्ली में, आपको पता है अपन जब सीएजी पढ़ते हैं तो एप्पल पोल भी पढ़ते हैं। भारत में आए, बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया और केक की बहुत सारी आलोचना भी करके गए हूं। तो बात है 1954 की। एप्पल बी ने सिफारिश करी कि क्यों ना एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए, IIPA। और 1954 में IIPA बनाया, 54 में। अब बात करते दिल्ली की। ये तो आपके याद हो गया होगा, 4 यूनिवर्सिटी के नाम याद रखने। पहला कौन सा याद रखेंगे? मद्रास, उसके बाद में इलाहाबाद, उसके बाद में लखनऊ, फिर नागपुर, फिर आ जाओ दिल्ली में। दिल्ली विभाग बनाया और इसके एचओडी कौन बने? एमपी शर्मा बने। ठीक, अब बात करते देश आजाद होने के। आजाद तो ही गया, पर संविधान लागू होने के बाद 1954 में दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, IIPA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात है 1954 की। अब अपने आ जाओ राजस्थान यूनिवर्सिटी में। 1975 में अपने राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग बना। कब? 75 में। अपन थोड़ा लेट हो गए 75 में। तो पांचवें नंबर पे 75 आएगा। 75 में RU राजस्थान यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन विभाग बनाया। और छठा, यूपीएससी हमेशा सबको सताती है, तो 1987 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में लोक प्रशासन को एक ऑप्शनल विषय के रूप में रख दिया। लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये चाहे तो एक 1959 और लिख सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वापस एक विभाग बनाया गया। इतना एक पॉइंट आप याद रख लेते हैं तो
आपके परीक्षा में मार्क्स आ सकते हैं। भारत में लोक प्रशासन की स्टडी के लिए 4 मुख्य केंद्र माने जाते हैं, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ। ये भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि भारत में 4 मठ माने जाते हैं, 4 गढ़ माने जाते हैं। एक है चंडीगढ़, एक है हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ। ये कोई जरूरत नहीं है परीक्षा में लिखने की, आप इतना लिख देंगे आपका काम चल जाएगा। ज्यादा कंटेंट, बहुत कंटेंट की बजाय उसको थोड़ा सजावट कर देंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे ये लिखने के बाद में आपने मान लो ऐसा लिख लिया कि ऐसा हल्का सा आपने मैप से इंडिकेट कर दी एक दो चीजों को। अब हो सकता है कि ये आपको ऐसे अजीब लगे बात की पब्लिक एड में मैप क्यों, हाँ कोई जरूरी नहीं है बनाने की, पर जो बनाएगा वो कॉपी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, एग्जामिनर को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें कि देखो मैप बनाया इन्होंने। फिर ये यहाँ से शुरुआत कर देंगे मद्रास से, फिर मद्रास के बारे में लिख देंगे इन्होंने 1937 के बारे में लिख देंगे। फिर इधर इन्होंने ये लिख देंगे यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे लिख देंगे 1938। फिर यहाँ पे लिख देंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी और लिख देंगे 1945। फिर 45 का उल्टा 54 होता है तो इधर दिल्ली लिख देंगे 54। 54 में दिल्ली में IIPA। इसके बाद में वापस अपने नागपुर में आ जाएंगे। नागपुर में 1959 में लोक प्रशासन का विभाग बना दिया। फिर अपने RU में आ जाएंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1975 में डिपार्टमेंट बना दिया गया RU में। फिर आ जाएंगे 19 ऐसे बीच में लिख देंगे 1987 में UPSC में ऑप्शनल रख दिया। अब अगर औरों के 3 नंबर देगा तो आपके 3.5 नंबर देगा एग्जामिनर, ये फिक्स है बात। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लोक प्रशासन का विकास बताइए, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को वर्ड की फॉर्मेट में लिख के आएंगे, कॉपी सेम होगी क्योंकि पब्लिक एड में कोई मैप का स्कोप ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सीधा सीधा लिख के आएंगे, मैक्सिमम सारे ही। आपकी कॉपी अगर इस प्रकार की दिखती है तो एग्जामिनर की तो मोनोटोनी टूटती है, एक उसको क्रिएटिव लगता है। हो सकता है आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा दे दे। 37 में मद्रास में डिप्लोमा कार्यक्रम, फिर आप लिखेंगे 38 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, 45 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में नागपुर में विभाग बनाया, IIPA बना दिया गया, RU में 75 हो गया और फिर UPSC में ऑप्शनल रख दिया गया। अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप मैप से साथ कुछ चीजों को दिखा देंगे तो। ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन पूरे। तो पहला अपन ने देखा निकोलस हेनरी ने किस प्रकार से लोक प्रशासन के डेवलपमेंट की बातें बताई, और उसके बाद में अपन ने देख लिया लोक प्रशासन का भारत में किस प्रकार से डेवलपमेंट, किस प्रकार से और विकास किस प्रकार से। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नवलोक प्रशासन। हेडिंग लगाइए नवलोक प्रशासन। पर नवलोक प्रशासन को पहुंचने से पहले आपको ये क्वेश्चन लिख लेने हैं, ये वाले हनी रिपोर्ट पर 15 शब्दों में लिखना। हेडिंग क्या लगानी है? नवलोक प्रशासन। हेडिंग लगाइए नवलोक प्रशासन। ठीक, इस पे 3 छोटे क्वेश्चन लिखिए। पहले हनी रिपोर्ट लिखिए 15 शब्दों में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन लिखिए 15 शब्दों में। मीनोब्रुक सम्मेलन लिखिए 15 शब्दों में। और फिर एक बड़ा क्वेश्चन लिखिए NPA क्या है, इसके विकास के चरण, इसकी विशेषताएं, इसकी आलोचनाएं। इतना करने के बाद आपका बढ़िया हो जाएगा ये। चलिए, सबसे पहले नवलोक प्रशासन है क्या, उस शब्द को मैं समझाता हूं। नवलोक प्रशासन, अच्छा आपको क्या लगता है, सब तो लोक प्रशासन है, पर पहले नव, नव का मतलब नया जुड़ा हुआ, नया क्या है? नया
अब आपको एग्जामिनर ये बोल दे कि 15 शब्दों में एनपीए के बारे में बताओ, तो आप क्या बताएंगे? एनपीए कोई संगठन है, या कोई सब्जेक्ट है, या कोई आइडियोलॉजी है, या कोई विचार है क्या ये असल में? शुरुआत कहां से करनी है क्वेश्चन की? तो आप ये बताना कि सर ये जिस प्रकार लोक प्रशासन का विकास अमेरिका में हुआ है, ये बात तो श्योर है कि नव लोक प्रशासन का विकास भी यूएसए में ही होगा। ठीक, फिर है क्या ये संगठन है क्या? आप कहेंगे नहीं, तो एक विचारधारा है। विचारधारा, नवलोक प्रशासन क्या एक विचारधारा है। मैं कुछ कीवर्ड लिखता हूं ताकि अपने उत्तर में आसानी हो जाए। विचारधारा, क्यों आई ये विचारधारा? कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए, इसका मतलब जन समस्याओं का समाधान के लिए, कुछ व्यवहारिक समाधान देने के लिए। तो जो जन समस्याएं थी, जन समस्याएं, उनका व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना। अब आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, सर इसकी कोई सन सन देखिए। मैंने कहा कि 50 से 55 तक देश आजाद हो रहे थे, और ये बात है 1960 के आसपास, 60 के दशक की बात है। तो 60 का दशक कब से शुरू हो जाएगा? 61 से लेकर 70 तक हो जाएगा। इससे आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कैसे? आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में उपजी या पनपी एक विचारधारा है, जो कि या 1960 के दशक में अमेरिका में पनपी एक विचारधारा है, जो जन समस्याओं के व्यवहारिक समाधान की वकालत करता है, या व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की वकालत, प्रस्तुत करने की वकालत। अगर आप इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को लिख देंगे, बहुत ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको एग्जामिनर परीक्षा में पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले कि बताओ ये एनपीए क्या है, आप कहना सर देखो 1950 तक तो लोक प्रशासन का जैसे तैसे विकास हो रहा था, ये लगभग बात चौथे चरण की तो है। तो आप कहेंगे सर लोक प्रशासन का जो चौथा चरण चल रहा था, उस समय लोक प्रशासन के सामने बहुत सारे संकट आ गए, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम चल रही थी उनका समाधान दे ही नहीं रहा था ढंग से, कुछ बातें बता ही नहीं रहा था। तो फिर नए विचार उभर कर आए, और सिर्फ ये नए विचारों का नाम ही नया लोक प्रशासन है। ये तो ये व्यवहारिक बात। दूसरी, इसको अगर फॉर्मल बात की जाए तो आप कहेंगे सर 1960 के दशक में, 1960 के दशक में अमेरिका में पनपी एक विचारधारा है, जो कि समस्याओं के व्यवहारिक समाधान की वकालत करता है। ये बात आपको 15 शब्द में बता देनी है, पर ये कीवर्ड जरूर आने चाहिए, वरना तो फिर फैकालॉजी लग जाएगी। 60 का दशक आना चाहिए, यूएसए आना चाहिए, विचारधारा शब्द आना ही चाहिए, और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान वर्ड आना ही चाहिए। ठीक, ये एक बात तो हो गई है। तो इसकी परिभाषा हो गई, तो परिभाषा चाहे तो मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख ही लेंगे इस वर्ड से कि 1960 के दशक में अमेरिका में पनपी एक विचारधारा, जो कि जन समस्याओं के व्यवहारिक समाधान की वकालत करता है। रिपीट कर देता हूँ, 1960 के दशक में अमेरिका में पनपी एक विचारधारा, जो कि समस्याओं के या जन समस्याओं के व्यवहारिक समाधान की वकालत करता है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनपीए का उदय क्या हुआ, इसके उदय के कारण बताइए। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है, एनपीए के उदय के कारण। एनपीए समझ गए ना, नवलोक प्रशासन। एनपीए के उदय के कारण, एनपीए के उदय के कारण। एनपीए का उदय कैसे हुआ? पहली बात तो ये कि जब
पुराना लोक प्रशासन था वो समस्याओं का समाधान दे ही नहीं रहा था व्यवहारिक, तो लोगों में असंतोष व्याप्त था। दूसरा कि उस समय गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं थी जिनका व्यवहारिक समाधान नहीं निकल पा रहा था। तो पहला क्या होगा, नंबर 1, देखो अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष। क्यों असंतोष हो गया? क्योंकि पुराना लोग प्रशासन कोई समाधान निकाल ही नहीं रहा था। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तो अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये बहुत चरम पर चल रही थी। तो कहा कि यार कोई नया समाधान होना चाहिए, इसलिए नवलोक प्रशासन आ गया। दूसरा, जो पब्लिक सर्विस होती हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, जनरली देखो मैं आपको ये बताता हूं कि जब एजुकेशन का लेवल ऊपर होता है, हायर लेवल, तो अब गवर्नमेंट, जैसे आप साइंस से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, और आपने CSIR द्वारा आयोजित नेट की एग्जाम क्लियर की है, या आप आर्ट्स से तो आपने UGC के द्वारा, NTA के द्वारा जो एग्जाम ली जाती है नेट, उसको अगर क्लियर किया तो आपको लगभग CSIR में तो 55 से 60 हजार रुपए के बीच में आपको स्कॉलरशिप अवार्ड मंथली की जाती है। अब बच्चों को मजा आता है जब 60 हजार रुपए महीने के मिलने लग जाते हैं, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, आराम से शोध कर सकते हैं। 1967 में एक रिपोर्ट आई, हनी रिपोर्ट। प्रोफेसर हनी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, सार्वजनिक सेवाओं से जो उच्च सेवाएं हैं, उच्च एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में लोगों को किस प्रकार से इंगेज किया जाए, किस प्रकार से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, किस प्रकार से बच्चे रिसर्च आदि के कार्यों में इन्वॉल्व हो जाएं, इसको लेकर हनी रिपोर्ट आई। और हनी रिपोर्ट ने कहा कि देखिए, हनी रिपोर्ट भी एक आधार बनेगा नवलोक प्रशासन का। हनी रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो बच्चे MA करते हैं, जो बच्चे PhD करते हैं, या जो बच्चे रिसर्च का काम करते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। दूसरा, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और तीसरा, कि लोक सेवा से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए। तो दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो कारण है उदय में, वो है हनी रिपोर्ट। हनी रिपोर्ट। अब अगर आपको नवलोक प्रशासन के उदय के कारण पूछे तो आपको हनी रिपोर्ट लिख के छोड़ देना है। पर हनी रिपोर्ट 15 शब्दों में पूछे तो सबसे पहले आप इसकी सन लिखेंगे 67 में, और इसका सब्जेक्ट क्या था, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा। तो हनी रिपोर्ट को अगले पेज पे लेके अलग से लिख लेते कि हनी रिपोर्ट है क्या। हनी रिपोर्ट 15 शब्दों में, प्रोफेसर हनी समय क्या है, 1960। इस रिपोर्ट का विषय क्या था, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा। इसकी सिफारिश क्या क्या थी, दो मुख्य रूप से लिखनी है 15 शब्दों में। नंबर 1,
जो एमए जो बच्चे करते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि पब्लिक एड को बढ़ावा मिल जाए। आर्थिक सहायता। और दूसरा, सार्वजनिक सेवाओं पर एक राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए। ये 15 शब्द में लिख के आना है, थोड़ा सा रट लेना कि हनी रिपोर्ट है वो 67 में आई और किससे संबंधित थी। इसका मतलब ये था कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, उच्च एजुकेशन लेते हैं, उनको छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। और लोक प्रशासन में जो रिसर्च करेंगे, जो बच्चे एमए करेंगे प्लस लोक प्रशासन पब्लिक एड में जो रिसर्च करेंगे, पब्लिक एड में जो रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उनको क्या देनी चाहिए? छात्रवृत्ति देनी चाहिए। ठीक है, अगर ये काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक एड को बूस्ट मिलेगा, नए लोग प्रशासन को बूस्ट मिलेगा। ये रिपोर्ट है हनी रिपोर्ट। अगर आपको नवलोक प्रशासन के उदय के कारण पूछे तो एक कारण तो ये कर दिया आपने, अमेरिकी समाज में व्याप्त गरीब। दूसरा, आपने हनी रिपोर्ट 1967 लिख के छोड़ देंगे। पर हनी रिपोर्ट पर्टिकुलर पूछे तो आप फिर बताएंगे कि प्रोफेसर हनी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी 67 में करी, और इस रिपोर्ट का जो जो सब्जेक्ट था, विषय था, वो था कि सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा। क्या सिफारिश करी? एमए वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दो, लोक प्रशासन में रिसर्च वाले बच्चों को आप आर्थिक सहायता प्रदान करो, और सार्वजनिक जो सेवाएं होती हैं, जो लोक सेवाएं होती है, लोक सेवाओं से संबंधित आप एक राष्ट्रीय आयोग का गठन आपको कर दिया जाना चाहिए। तीसरा, उदय का कारण क्या? लोक प्रशासन का फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन ये भी इंपॉर्टेंट है। हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मीनोब्रुक सम्मेलन, तीनों इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी 1967 में ही फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। इसको पहले व्यवहारिक समझते हैं। 67 आप लिख लेते हैं। और अगर आपको नवलोक प्रशासन के उदय कांड पूछे तो इतना ही लिखना है, पर अगर क्वेश्चन 15 शब्दों में अलग से आ जाए तो फिर ओबीसी बात है। ये तो हनी रिपोर्ट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बारे में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन इसका समय जेसी चार्ल्सवर्थ, और इसकी सिफारिश क्या थी देखो वो बताता हूं आपको, या इसके रिजल्ट क्या थे। देखिए, आपको अगर बहुत मैं बेसिक बेसिक बताऊं तो पहले के पेरेंट्स और अब के पेरेंट्स में डिफरेंस करते हैं। तो यूं मान के चलो कि जो पहले वाले जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो पुराना लोक प्रशासन है, और अब के माता पिता नया लोक प्रशासन है। बताओ ज्यादा कठोर कौन से थे? पहले वाले ज्यादा कठोर थे। अनुशासन में, एग्जैक्टली अनुशासन में ज्यादा कौन से बिलीव करते थे? पहले वाले ज्यादा बिलीव करते थे। बहुत सारी रूढ़िवादिता में ज्यादा कौन विश्वास करते थे? पहले वाले करते थे। अब वाले पेरेंट्स है वो थोड़ा लचीला स्वभाव है, थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा है। थ्योरी की, ये ज्यादा थ्योरी में विश्वास करते थे, ये ज्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं।
ये थोड़े लचीले हैं, स्वभाव इनका थोड़ा सा लिबरल होता है, उदार होता है। यही फर्क पुराने लोक प्रशासन और नए लोक प्रशासन में है। तो जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन जब बुलाया गया, तो इसका जो विषय रखा गया वो रखा लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत और बिहेवियर, इस पर आपको बल देने की जरूरत है। लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार, इसका सब्जेक्ट ये रखा गया लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार। देखिए ध्यान से, 15 शब्द, 15 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा अगर अकेला पूछा जाए तो, इसलिए ज्यादा क्यों माथापच्ची करनी है इसमें। लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार, ये इसका सब्जेक्ट मैटर रखा गया लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार फिलाडेल्फिया सम्मेलन का। मैं पानी पी लेता हूं एक बार। बात 1967 की। अध्यक्ष इसके रखे गए जेसी चार्ल्सवर्थ को, और इसका सब्जेक्ट क्या रखा गया, विषय क्या रखा गया, लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार। इसमें मुख्य रूप से 3-4 चीजों पर फोकस किया गया कि एक तो जो पद सोपानिक व्यवस्था है, हाइरार्कियल जो सिस्टम है, ऊपर डीजीपी, एडीजीपी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, ये पद सोपानिक व्यवस्था बहुत कठोर हुआ करती थी लोक प्रशासन के हिसाब से। तो आगे देखिए, अगर कांस्टेबल को काम है और वो अपनी व्यवहारिक समस्या का समाधान अगर एसपी साहब से चाहता है, या एसपी साहब कुछ अगर चाहते हैं, तो कांस्टेबल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या इसमें कोई पहाड़ थोड़ी टूट सकता है। तो आगे जो पद सोपानिक जो व्यवस्था है उसको लचीला बनाओ। ठीक, पहले के समय में माता पिता के सामने बच्चे चारपाई पे नहीं बैठते थे, गाँव में खड़े हो जाते थे। इसका मतलब तो ये हो गया कि साहब वो पद सोपानिक व्यवस्था बहुत कठोर है, इसको क्या बनानी चाहिए, लचीला। तो देखिए, जो पद सोपानिक व्यवस्था इसको कैसा बनाना चाहिए, नंबर 1 लचीला बनाना चाहिए। पद सोपानिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लचीला सिस्टम होना चाहिए पद सोपानिक व्यवस्था का। दूसरा इन्होंने कहा कि समाज में समता स्थापित होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। समाज में समता स्थापित, 2 बात। तीसरी इन्होंने ये कही कि लोक प्रशासन को निर्धनता या गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, प्रदूषण आदि समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। तो तीसरी इसमें बात इस सम्मेलन में क्या कही, तभी तो फिर निकल के नवलोक प्रशासन आएगा। तीसरी बात कही कि लोक प्रशासन को गरीबी, बेरोजगारी आदि पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण आदि पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले तो पद सोपानिक व्यवस्था है, इसको नॉर्मल बना देना चाहिए। दूसरा ये कि समाज में समता स्थापित करनी चाहिए। तीसरा कि इसका जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, जो वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के व्यवहारिक समाधान पर उसको ध्यान देना चाहिए, न कि केवल सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। 1 मिनट।
ये तीन बात आपको ध्यान रख लेनी है। चौथी बात और इसमें ऐड करना चाहिए कि जो राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन जो सिद्धांत है उसका इन्होंने विरोध किया कि राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन करने की कोई खास जरूरत है नहीं। ये बात हुई फिलाडेल्फिया सम्मेलन की। तो एक आपने हनी रिपोर्ट पढ़ ली, एक अपन ने फिलाडेल्फिया सम्मेलन पढ़ लिया। अब चौथा जो उदय का कारण है, वो चौथा उदय का कारण है ये हनी रिपोर्ट हो गया। चौथा जो उदय का कारण है वो मीनोब्रुक सम्मेलन। मीनोब्रुक सम्मेलन, देखो ये 4-5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर एनपीए के उदय के कारण पूछता है तो आप कहना सर पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा मीनोब्रुक सम्मेलन। मीनोब्रुक सम्मेलन। अगर परीक्षा में नवलोक प्रशासन का वही अगर उदय के कारण पूछता तो ये पॉइंट लिखेंगे, पर अगर कभी मीनोब्रुक अकेला पूछ ले तो आपको फिर मीनोब्रुक की थोड़ी डिटेल लिख के आनी है। ये सम्मेलन अगले वाले पेज पे ले लेते हैं। मीनोब्रुक के बारे में आपको बता देता हूं। मीनोब्रुक सम्मेलन, ये असल में कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम मीनोब्रुक सम्मेलन। समय है 1968। ठीक, इसके जो अध्यक्ष है वो ड्वाइट वाल्डो को बनाया गया। ड्वाइट वाल्डो, तो अध्यक्ष ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, ये भी एक मील का पत्थर तो है ही नवलोक प्रशासन के उदय में। इसके 4 प्रमुख लक्ष्य रखे गए। इन्होंने ये कहा कि जो लोक प्रशासन है ये पहली बात तो वर्तमान समस्याओं के प्रति प्रासंगिक ही नहीं है, तो ये रेलिवेंस ही नहीं रखता है। बात तो सही है कि जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि संबंधित ध्यान देना चाहिए लोक प्रशासन को, और इस पे जो ध्यान देगा वो नवीन लोक प्रशासन होगा। एक तो इसका मुख्य मुद्दा ये रहा। दूसरा साहब ये कहता है कि साहब प्रासंगिकता होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए मूल्यों का थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सामाजिक समानता पर ध्यान देना चाहिए और परिवर्तन को चिन्हित करना चाहिए। 4 बातें इंपॉर्टेंट है, और ये की 4 बातें जो मैं बताऊंगा अभी, ये की बातें एनपीए के कीवर्ड आपको लिख के आने हैं। तो इसका मुख्य मुद्दा क्या था? सबसे पहला पीएम प्रधानमंत्री और एसपी, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। पीएम, एसपी। पी का याद कर सकते हैं प्रासंगिकता, ऐसे ही रैंडम याद करवा रहा हूं, प्रासंगिकता। दूसरा एम मूल्य, एस समता, और पी परिवर्तन। अगर ये आपने 4 बातें लिख दी तो आपका मीनोब्रुक पूरा हो गया। 2 में से 2 नंबर आ गए, और इन 4 के अलावा कुछ भी लिखा है तो फिर वो कुछ भी नंबर दे देगा। और ये 4 बातें आपको एनपीए में लिख के आनी है, क्योंकि एनपीए की जो विशेषताएं हैं यूं मान के चलिए कि वो मीनोब्रुक की ही विशेषताएं हैं। तो जो बात मीनोब्रुक में क्लियर हुई वो क्यों बातें फिर आगे नवलोक प्रशासन की विशेषता बनी। अगर कभी भी आपको परीक्षा में पूछा जाए कि मीनोब्रुक की विशेषता, पीएमएसपी याद रखेंगे। अगर कभी भी पूछी जाए आपको नवलोक प्रशासन का लक्ष्य, तो ये 4 बातें आपको लिख के आनी है। ये गांठ बांध लीजिए। पी प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। पीएम प्रधानमंत्री और पुलिस के एसपी, पीएम एसपी, पीएम और एसपी, या ऐसे याद करते एम एस पी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो आपको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है, और फिर एक पी और लगा दो। ये किसकी विशेषता है? मीनोब्रुक की भी और
नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य भी यही है। ठीक, 15 शब्दों में आए तो ये लिख सकते हैं। फिर एक चीज और, हालांकि 3 मीनोब्रुक सम्मेलन हुए हैं, एक 68 में हुआ, फिर 20 साल बाद में 88 में, फिर 2008 में हुआ, पर मुझे लगता नहीं है कि फिर वो मीनोब्रुक को जाकर फिर उनके सम्मेलन के बारे में पूछेगा एग्जामिनर। कुछ खास मुझे लगता नहीं काम की बात ये। अब जैसे मीनोब्रुक सम्मेलन हुआ, इसका जो समरी है, समरी, वो समरी 2 किताबों में निकल कर आई। एक फ्रैंक मेरिनी है, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है, ये एडिशनल बता रहा हूं केवल आपको। फ्रैंक मेरिनी, फ्रैंक मेरिनी ने लिखा एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मीनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव। ये याद नहीं रहेगा आपके, और नहीं याद करना है, मैं तो मेरा रिवीजन कर रहा हूं कि मैं भूल गया, याद है। प्रोस्पेक्टिव। और एक किताब लिखी ड्वाइट वाल्डो ने, ड्वाइट वाल्डो ने, इन्होंने लिखा एनपीए एट द टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस, एनपीए एट द टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस, ट्रेबुलेंस, दोनों याद नहीं करनी है, पर लिखना चाहो अगर परीक्षा में कभी आपको, लिखना चाहो अगर परीक्षा में कभी आपको ये लगे तो लिख देना कि ड्वाइट वाल्डो था फ्रैंक मेरिनी ने अपने निष्कर्ष इन किताब में लिखे, या मीनोब्रुक के जो निष्कर्ष है वो अपनी किताब में लिखे। फ्रैंक मेरिनी ने एनपीए के बारे में लिखा, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पीए, एनपीए ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस इन्होंने बता दिया। ये बात हुई मीनोब्रुक सम्मेलन की। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, नवीन लोक प्रशासन के उदय के कारण बताओ, तो आपके 4 कारण रट्टे होने चाहिए। पहला कारण अमेरिकी समाज में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। दूसरा हनी रिपोर्ट। तीसरा फिलाडेल्फिया। चौथा मीनोब्रुक सम्मेलन। ये तो इसके उदय के कारण हो गए। वापस बताऊं, गरीबी, बेरोजगारी, यूएस से लिखना, याद करना। फिर आई हनी, फिर है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिर है मीनोब्रुक। तो UHFM, कैसे भी याद करो, कुछ भी करो, पर याद कर लो, ये एनपीए के उदय के 4 कारण हैं। अब पढ़ेंगे एनपीए की विशेषताएं। एनपीए की विशेषताएं मैं आपको बता दूं, एनपीए के लक्ष्य, एनपीए के लक्ष्य मैं आपको बता दूं, पीएमएसपी। तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहले अपने देख लिया एनपीए के उदय के कारण क्या क्या रहे हुए हैं। तो अपन एनपीए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसका देखेंगे उदय के कारण। ठीक, दूसरा अपन देखेंगे एनपीए की विशेषताएं, लक्ष्य। तीसरा देखें इसकी विशेषताएं। और चौथा देखेंगे अपन इसकी आलोचनाएं। तो सबसे पहले उदय के 4 कारण आपको समझ में आ गए होंगे। क्या क्या बताओ, यूएसए की गरीबी, बेरोजगारी, हनी रिपोर्ट आ गई, फिलाडेल्फिया सम्मेलन आ गया, और मीनोब्रुक सम्मेलन आ गया। लक्ष्य समझ में आ गया आपके, पीएम और एसपी, पीएमएसपी। और विशेषताओं में भी पीएमएसपी आएगा, पीएमएसपी, फिर 4D आ जाएगा, कुछ बताते और भी, और आलोचनाएं भी 3 आलोचना कर देंगे। ये करते आपके एनपीए पूरा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले एनपीए की लक्ष्य अपन लिखते हैं। लक्ष्य बताओ क्या लक्ष्य होंगे, पीएमएसपी होगा बस। ये रटना कीवर्ड, इसके बिना एनपीए है ही नहीं, ये 4 शब्द नहीं लिखे तो 0 आएगा। एनपीए के लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य क्या है,
पी, पी फॉर प्रासंगिकता। अब मैं इसकी डिटेल नहीं लिखूंगा क्योंकि आप इस लेवल पे इतना तो इनकी एक लाइन की फेकालॉजी कर देंगे कि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य यह है कि प्रशासन को सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रासंगिक और व्यवहारिक होना चाहिए। बस इसका मतलब है कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। व्यवहारिकता पर बल दिया इसने कि यूं नहीं कि आप केवल थ्योरी थ्योरी देते रहें, प्रासंगिकता होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए। दूसरा कि साहब लोक प्रशासन में मूल्य मुक्त नहीं, मूल्यों को स्थान दिया चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू का मतलब है कि जैसे जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति आपकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, आपकी कुछ मूल्य होने चाहिए, उनके प्रति प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए आपको। तो दूसरा मूल्य, मूल्य, एम फॉर मूल्य। इसका मतलब समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, इनके प्रति आपकी वैल्यूज होनी चाहिए। एस, समता। बात वो की वही है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। लोक प्रशासन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि साहब समाज में जो वर्ग है, सभी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि इक्विट, सामाजिक समानता स्थापित करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक समता पर बल। चौथा पी, परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि जो लोक प्रशासन है, जब प्रशासन है, इसको एक परिवर्तन के एजेंट की भूमिका में कार्य करना चाहिए, अर्थात परिवर्तन पर फोकस करना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन, सोशल परिवर्तन पर फोकस करना चाहिए। ये एनपीए के लक्ष्य हो गए 4, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एनपीए की विशेषताएं, 5-6 विशेषताएं देखेंगे अपन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनपीए की विशेषताएं। देखिए, अगर परीक्षा में एनपीए की विशेषता आ गई और अपन ने इसके आगे पढ़ाई नहीं, तो आप क्या लिख के आएंगे? एनपीए क्या विशेषता होगी? आप कहेंगे सर ये मूल्यों पर बल देता है, व्यवहारिकता पर बल देता है, पीएमएसपी पर बल देता है, ये जो कठोर सिद्धांत है उनकी आलोचना करता है, ये सामाजिक परिवर्तन का कारक मानता है, प्रशासन को इस पर बल देता है, मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक है। ऐसी बातें फेकालॉजी तो कर ही देंगे। मनुष्य को केंद्र में रख लो कि एक मनुष्य, मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहली बात है मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, मूल्य होने चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, समता की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, डी ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, डेलीगेशन की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, व्यक्ति को ग्राहक, मतलब आप मान के चलिए कि प्रशासन में अगर जिस दिन आप आरएस बनेंगे और आपके पास हर एक ऑफिस में आने वाले व्यक्ति को आप ग्राहक समझेंगे, ग्राहक उन्मुखता होती है कि मानेंगे कि ये मेरा कस्टमर है और कस्टमर का सेटिस्फिकेशन आपका उत्तरदायित्व है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। उनको आप भिखारी मानेंगे तो फिर आप ठीक से प्रशासन कर नहीं पाएंगे। एनपीए की विशेषता पूछे तो 5-6 पॉइंट आपके जहन में रटे होने चाहिए। पहला कि राजनीतिक प्रशासन का जो द्विविभाजन है उसका विरोध करता है, पहली बात तो, या शुरुआत नंबर 1 से करते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है। तो नंबर 1 मानवीय दृष्टिकोण, नंबर 1। ठीक है, दूसरा, एक पे तो मानव हो गया, दूसरे पे द्विविभाजन, दूसरा और द्विविभाजन।
तो द्विविभाजन, राजनीति, शासन, द्विविभाजन का विरोध। ठीक है। तीसरी बात ये कि जो कठोर व्यवस्थाएं होती हैं, कठोर पद सोपानिक व्यवस्था होती हैं, उनका ये विरोध करता है। तो पद सोपान का विरोध करता है, कठोर पद सोपान का। देखिए ये आपको याद करना कैसे भी करके। मैंने क्या याद कराया, पहले में मानव आ गया, दूसरे में द्विविभाजन हो गया, तीसरे में कठोर 3 शब्द आ गए, चौथे में 4 शब्द आ गए। कौन कौन से? PMSP, PMSP पर बल देता है। 4 बातें तो हो गई, याद हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वीं बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नवीन लोक प्रशासन है ये 4D की वकालत करता है। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि लोक प्रशासन में 4D क्या है, एनपीए में 4D क्या है। 4D तो 5वें नंबर पे आपको याद रखना 4D। अगर ये पूछे कि 4D क्या है, तो 1D का मतलब होता है डेमोक्रेटाइजेशन। हिंदी में लिख देता हूं, क्रेटाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी की तरफ फोकस करेगा ये। 1D का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण पर फोकस करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। एक ये फोकस करेगा डेलीगेशन पर, डेलीगेशन। एक ये ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा कम महत्व देता है, तो डी ब्यूरोक्रेसी मतलब ज्यादा नौकरशाही नहीं होनी चाहिए, डी ब्यूरोक्रेसी। कुल मिला के आपको एनपीए की विशेषता पूछे तो 1 2 3 4 5 6 लिख के आना परीक्षा में। छठा पे कि ग्राहक उन्मुखता पर बल देता है। छठी बात होगी ग्राहक उन्मुखता, ग्राहक उन्मुखता। अब क्वेश्चन पूछे आपसे एनपीए की विशेषता बताओ, बता देंगे, क्या कहेंगे सर? पहली विशेषता याद आ रही है मानवीय दृष्टिकोण, दूसरी राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का विरोध करता है, तीसरी कठोर पद सोपानिक का विरोध करता है, चौथी बात पीएमएसपी होगी, 5वीं बात 4D होगी, छठी बात ग्राहक उन्मुखता बल देता है। कोई कहेगा एनपीए के लक्ष्य बताओ, तो आप कहना सर पीएमएसपी इसके लक्ष्य। कोई कहेगा एनपीए के उदय कारण बताओ, सर 4 उदय के कारण है। पहली बात अमेरिका वाली गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, फिर हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया, और उसके बाद में ये आपका मिनोब्रुक सम्मेलन। ठीक है। एनपीए क्या है? सर एक विचारधारा जो अमेरिका में 1960 के दशक में उपजी थी, और ये मनुष्य की जो व्यवहारिक जो सामाजिक समस्या है उनकी व्यवहारिकता की पर ज्यादा बल देता है। ठीक है। अब अंतिम बात करेंगे एनपीए की आलोचना। तो अब ये थोड़ा सा लाइट का इश्यू है। एनपीए की आलोचना में आप 2-3 बातें याद रख लेंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो मूल्यों पर बल देता है, ये अत्यधिक मूल्यों पर बल देता है। तो नंबर 1 आलोचना क्या होगी? मूल्यों पर सर्वाधिक बल देता है। दूसरी बात आप लिखेंगे कि साहब ये विकासशील देशों के लिए सही नहीं है, क्योंकि विकसित देशों के मॉडल को विकासशील देशों में लगाता है। और तीसरी बात है कि एक तरफ तो डी ब्यूरोक्रेसी की बात करता है और दूसरी तरफ ये ब्यूरोक्रेसी झुकाव की बात भी करता है। पर ये जबरदस्ती की आलोचनाएं हैं। केवल 2 आलोचनाएं लिख देंगे जब आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए तब। मेरे हिसाब से आप ये 3-4 चीजें पढ़ के चले जाते हैं तो क्वेश्चन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो अपन क्लास करने वाले हैं उसमें अपन डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। पहले इसका थोड़ा डिस्कशन करके नया टॉपिक शुरुआत कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।